नमस्कार साथियों, वेलकम टू एडुटेरिया प्लेटफॉर्म। मैं उपासना सरीन आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में मैं पूरा फुल कवरेज लेकर आई हूँ फंडामेंटल राइट का। किसी ने सही कहा है कि मौलिक अधिकार, और जब हम बात करते हैं अपने आधारभूत अधिकारों की तो अधिकार सिर्फ वो नहीं है जो किताबों में लिखे हों, अधिकार असल जिंदगी में भी मिलने चाहिए। इसीलिए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने खूब मेहनत करी और पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन रखकर जो बेस्ट पार्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और उसमें से सबसे बेस्ट पार्ट जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग तीसरा, फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक संबंधित है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट को कहा जाता है भारतीय संविधान का मग्ना कार्ता। मग्ना कार्ता की बात की जाए तो मग्ना कार्ता वो है जो कि सबसे पहली बार ब्रिटेन के राजा ने अपने नागरिकों को अधिकार दिए थे, और बस अधिकारों की शुरुआत वहीं से हो गई। तो इसीलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के सेक्शन को कहा जाता है मग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार रूप से अच्छे से समझेंगे फंडामेंटल राइट को। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पहले जरूर देख कर जाइए, इससे आपका पूरा सेक्शन अच्छे से ब्रशअप हो जाएगा। और इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वह अन्य किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहा है तो आप लोगों के लिए एडुटेरिया दरोगा बैच 2025 खाकी 2.0 का बैच 25 जुलाई से आ रहा है, जिसमें आप लोगों की सभी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें संपूर्ण सिलेबस आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, A4 साइज क्लास नोट्स मिलेंगे, साथ में 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। FLT से क्या है कि आपको पूरा रियल एग्जाम लेवल का अनुभव प्राप्त होगा और वो आपके लिए भी काफी बेहतरीन है। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। साथ साथ करंट अफेयर की ई बुक्स होगी। और करंट अफेयर तो ऐसा सेक्शन है जो कि प्रत्येक बच्चे को डर लगता है, कितना भी पढ़ लो कितना भी पढ़ लो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट ना जाए। इसीलिए आपकी सारी समस्या, आपकी सारी दुविधा एडुटेरिया ने अपने हाथ ले ली है और अब आपको सिर्फ करंट अफेयर की ई बुक्स पर ही विश्वास करना है। डाउट सेशंस लिए जाएंगे, इसके साथ साथ आपके फेवरेट परवीन सर के साथ आप रविवार को संडे के दिन वार्ता करेंगे। तो इससे आप लोगों के कोई भी सजेशंस होंगे या आप लोगों की कोई भी डाउट्स हैं या आप लोगों के कुछ भी असुविधाएं हैं वो आप सीधा प्रवीण सर से डायरेक्ट बात करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, फंडामेंटल राइट। माय डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट को बताने से पहले तो प्रत्येक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये राइट्स होते क्या है, किसे कहते हैं अधिकार। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं अधिकार वो जो हमें दिए जाते हैं। मतलब आसान भाषा में बात करें, अगर हमारे देश का संविधान, हमारे देश की सरकार ये कहती है कि ये अधिकार आपको दिए गए हैं और अगर मुझे वो अधिकार नहीं मिलते हैं तो मैं सरकार के विरुद्ध में या जो व्यक्ति मेरे अधिकारों का हनन करता है मैं उसके विरुद्ध में सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की पावर रखती हूँ। मतलब वो अधिकार जो मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्लेम भी कर सकती हूँ। तो अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करें तो अधिकार जो किसी व्यक्ति को जन्मजात दिए जाते हैं एक देश में अपने पूरी क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपने क्षमताओं से अवसरों को पहचाने और पूरे समाज में अच्छे से सिर उठा के एक गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ अपना जीवन यापन करे। और कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो आपके पास पावर है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो आपको संवैधानिक और कानूनी रूप दोनों से पता चल गया कि फंडामेंटल राइट किसी देश के नागरिकों के लिए, किसी देश के लिए कितने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो राइट्स है
जो इंश्योर करते हैं कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सबको ये अधिकार दिए जा रहे हैं, सबको अपनी इच्छाओं से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार अवसर देगी, व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेगा और गरिमा पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करेगा। तो आगे बात करते हैं, अब हमारे देश में कितने मौलिक अधिकार हैं बच्चे? पहले तो 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु आज 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार हट चुका है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो उसका सीक्वेंस मैंने यहाँ बनाया हुआ है। सबसे पहले समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18, अभी समझेंगे इसे भी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना सोचा कि हमारे देश में जो छोटे बच्चे भी काम करते हैं उनका शोषण ना हो, कमजोर वर्ग का शोषण ना हो, इसीलिए आर्टिकल 23 से 24 भी बना हुआ है। हमारे देश के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। हमारे देश में जिनकी जनसंख्या कम है, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत है। और इन सारे फंडामेंटल राइट्स को आप लोगों को दिए जाएंगे, इसका गारंटी लेता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारिकता का अधिकार, जो ये कहता है अगर हमारे देश में किसी भी नागरिक को ये ऊपर के 5 मौलिक अधिकार नहीं मिले तो आपके पास पावर है सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो है ना बढ़िया। आप लोगों को आज अवसर मिल रहा है अपने मौलिक अधिकारों को जानने का। बचपन से 6 क्लास से हम लोग ये फंडामेंटल राइट एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ते हैं, परंतु सिर्फ दरोगा के बच्चे या जो बच्चे वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो भी प्रत्येक नागरिक है, 145 करोड़ की जनता जो इस धरती पर रह रही है, जो इस भारत में रह रही है, उन सबको एक्चुअल में फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए। क्योंकि जीवन जीने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपको अपने अधिकार और अधिकारों को प्रयोग करना भी आना चाहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट सबसे पहला कहता है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ध्यान से सुनना, समानता का अधिकार का मतलब क्या है? समानता का अधिकार जब हम कहते हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए तो आप लोग क्या समझते हैं? क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी हाइट आपके दोस्त की हाइट बराबर हो जाए, या आप भी लड़की हो तो आपका दोस्त भी लड़की हो? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है समानता में। समानता हमें प्रकृति ने ही अलग बनाया है। हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारा डीएनए, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा वेट, हर चीज अलग है। तो हम तो प्रकृति की तरफ से ही समान नहीं है, परंतु यहाँ पर जो समानता की बात की गई है वो ये समानता है कि मानव एक दूसरे के साथ भेदभाव करके जो सुपीरियर है उसको तो ऊंचे ओहदे पे पहुंचा देना और जो इंफीरियर है उसका शोषण कर देना, तो ये नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़की है जिसकी चमड़ी बहुत गोरी, बहुत खूबसूरत है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ललायित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं वो लड़की आपकी फ्रेंड बने। क्यों? क्योंकि सुपीरियोरिटी है ना। अब जो ज्यादा नॉलेजेबल होता है, जो ज्यादा टैलेंटेड होता है, जो ज्यादा खूबसूरत होता है, लोग हमेशा उससे फैसिनेट होते हैं। परंतु जिसका स्किन का कलर काला है, जो एवरेज है पढ़ने में, तो क्या उसका शोषण किया जाएगा? या जो निम्न जाति में जन्मा है, क्या उसका शोषण किया जाएगा? क्या जो आदिवासी है उसका शोषण किया जाएगा? आप खुद सोच के बताइए, खुद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ऐसे देश में रहेंगे जहां पर रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर इतने सारे भेदभाव है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो आर्टिकल 14 कहता है सबसे पहली बात
हमारा देश का संविधान समानता का मतलब कहता है देश में सभी व्यक्तियों के साथ समानता है। किस आधार पे? राजनीतिक आधार पे। अब राजनीतिक आधार पे समानता का मतलब क्या? आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप आदिवासी से हैं या आप अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, सबको एक समान अधिकार है वोट देने का। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति वोट दे सकता है कोई नहीं दे सकता है, इस तरीके से नहीं होगा। सबको वोट देने का अधिकार है। पर हाँ, आर्थिक असमानता हो सकती है। हो सकता है आप बहुत अमीर हो तो आप अपने घर में हॉस्पिटल बना लो। हो सकता है कोई गरीब है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में लगते लगते बेचारे का देहांत हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आर्टिकल 14 कहता है प्रत्येक व्यक्ति का समानता का अधिकार है। कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। कानून की देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जाति, धर्म, लिंग, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सरकारी, गैर सरकारी, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून की आंखों में काली पट्टी है। अब जब आंखों में काली पट्टी डल जाए तो हमें नहीं पता कौन क्या है। अब ये काली पट्टी उतर गई है, वो इसलिए उतरी है क्योंकि अब हमारा लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ जा रहा है। मतलब अब एविडेंस के साथ साथ नेचुरल जस्टिस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं ये हमारी जुडिशरी ने इनोवेशन किया है। हमारा आर्टिकल 14 का दूसरा भाग कहता है कानून के समक्ष संरक्षण। मतलब कानून के, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं एक जैसा क्राइम करते हैं एक जैसे ही तरीके से, तो दोनों को एक जैसा ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, दोनों को एक जैसा ही संरक्षित किया जाएगा, कानून के समक्ष संरक्षण मिलेगा। और ये आर्टिकल रूल ऑफ लॉ को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस आर्टिकल का मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि संविधान में कानून जिम्मेदारी लेता है किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि वैसे तो राज्य को किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करने हैं, परंतु कुछ भेदभाव ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी के खून में बसे हुए हैं। जैसे कुछ भेदभाव कैसे है? जैसे धर्म के आधार पर, आपको पता ही है आज एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी कर ले तो मतलब समाज भी बॉयकॉट कर देता है। कास्ट के आधार पे, कास्ट के आधार पे क्या है? देखिए व्यक्ति का जन्म होता है तो कास्ट का नाम आता है, जन्म से लेके मरण तक जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। और आपने ये देखा होगा समाज में अब अगर अपर कास्ट की लड़की है या लड़का है और लोअर कास्ट के लड़के या लड़की से शादी करता है तो कितना बवाल हो जाता है। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने खाप पंचायत शब्द तो सुना हुआ है ना, जिसके ऊपर सरकार ने भी वक्त वक्त पर जजमेंट्स निकाले हैं। फिर भी गांव वाले कहते हैं ये हमारा कस्टम है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सुप्रीम कोर्ट और कई सारे जजमेंट होने के बाद भी आज भी हमारा समाज जाति से फ्री नहीं हो पाया है। आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आज जातिवाद नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल पाते हैं। हर जगह जाति है। आज आप आरक्षण की बात करें तो वहां भी जाति देखकर है, या फिर आप शादी करने जाइए जाति पहले पूछी जाएगी। कोई भी धार्मिक कार्य कर लीजिए सबसे पहले जाति पूछी जाएगी। तो ये रेस की बात करें, नस्ल, किसी की चमड़ी गोरी तो उसको बना दिया सुपीरियर, किसी की काली वो बेचारा शोषित। ऐसा हमारे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी होता रहा है। वर्ल्ड में भी देखिए अमेरिकन्स जो हैं वो हमेशा से अपने आप को सुपीरियर मानते थे, ब्रिटिशर सुपीरियर मानते थे। अफ्रीकन्स ने, नेल्सन मंडेला का नाम सुना हुआ है, अपार्थाइड सिस्टम, रंग भेद के अगेंस्ट में उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया।
कितने साल जेल में रहे, याद होगा आपको। जेंडर के आधार पे, लड़का लड़की के आधार पे तो हमेशा से भेदभाव होता रहा है। लड़की जन्म ले ले अहो दुर्भाग्य, है ना ऐसा। आजकल है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो स्वागत किया जाता है, परंतु पहले गर्भ के अंदर पता चल जाए लड़की है तो गर्भ के अंदर मार दिया जाता था। अगर बच्ची बच गई तो गर्भ के बाहर मार दिया जाता था। अगर फिर भी बच गई तो रेप, गैंग रेप, कितनी सारी कुरीतियां हमारे समाज में हमेशा से औरतों ने फेस करी है। पर अब महिलाओं ने शिक्षा, कानून स्ट्रोंग हो गया है, इसलिए महिलाओं में सशक्तिकरण भी आ रहा है। परंतु इसके साथ साथ अगर आज के समाज की मैं बात करूं तो आज सोसाइटी में कई सारे ऐसे केसेस भी सुनने को मिल रहे हैं जिसमें महिला का भी हत्या में बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब अब आप इसे क्या कहेंगे? हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जेंडर है या ये जेंडर गलत है, ये जेंडर सही है। समाज में जैसे जैसे मशीनी युग, इतनी क्रांतियां आ गई हैं, कुछ सोशल साइकोपैथ भी समाज में जन्म लेते हैं। इसीलिए आप लोग इतने सारे केसेस आए दिन में सुन रहे हैं। जैसे आपने नीला ड्रम केस सुना होगा, है ना, या फिर हनीमून में गए हैं तो ही अपने पति को मार दिया। तो ऐसे केसेस आपने बहुत सारे सुने होंगे, मतलब अब आ रहे हैं आजकल सोसाइटी में। जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे उसके जन्म के। भाई ये नॉर्थ ईस्ट का है तो इसे इस नाम से बुलाओ, या इस जगह का है तो उसे इस नाम से बुलाओ। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नॉर्थ इंडियन, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बोलते थे, अब वो शब्द नहीं बोलेंगे। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रोजगार का अधिकार है। अब रोजगार या तो केंद्र सरकार की नौकरी या राज्य सरकार की नौकरी सभी को समान रूप से दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, नहीं होगा। परंतु हाँ, आप समाज के कमजोर वर्ग हैं। समाज के कमजोर वर्ग का मतलब है एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, विडो है, तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। पर एक चीज याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन आपकी मैच होनी चाहिए, तभी आपका रोजगार का अधिकार है और आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि मेरे राज्य की जॉब है ये कोई और नहीं लेगा, बस शर्त योग्यता होनी चाहिए। जैसे अगर आप पंजाब पीसीएस देते हैं तो पंजाबी आनी कंपलसरी है। अगर आपको पंजाबी नहीं आती है तो आप पीसीएस में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम प्रशासन वहां की वर्नेकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में होता है। सेम आपके बिहार में भी ऐसा है। हर राज्य का अपने अपना भाषा है, परंतु हमारे भारत की राजभाषा है हिंदी और इंग्लिश। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 16 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र व राज्य की जॉब में, सार्वजनिक रोजगार में बिना किसी भेदभाव के समान रोजगार का अवसर प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? छुआछूत। हाँ, आर्टिकल 17 कहता है। अब छुआछूत का मतलब क्या है? कुछ ऐसी एक दो लाइनें नहीं है जो छुआछूत को पूरा डिफाइन कर दे। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो अपर कास्ट का व्यक्ति लोअर कास्ट के व्यक्ति के साथ करता है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है कि जैसे अगर लोअर जाति की महिला है, छेड़खानी कर दी, दलित महिला के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, या दलित के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, या छोटी सी गलती पर मुंह काला करा के गांव में घुमाना, या जरा सा भी छू लिया तो उसको दंड देना। सार्वजनिक कुएं, वॉल, घाट, नदी, तालाब में वो प्रवेश नहीं कर सकता है, लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उनकी अलग से कस्बा बनाना। ये सारा प्रैक्टिस अगर किसी समाज में है तो उस समाज को समानता का मतलब नहीं पता है।
समानता का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और ये अधिकार ऐसा है जो पूर्ण रूप से दिया गया, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके लिए तो 1955 में संसद ने कड़क कानून बनाया, अस्पृश्यता दंडनीय अपराध कानून, उसी को ही नागरिक अधिकार कानून कहते हैं। 1970 में उसका नाम बनाया गया। समझ रहे हो? अब इसी के बाद आगे बात करते हैं, पर आप एक चीज नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता प्रतिबंधन कानून है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा कोई भी उपाधियां मिली है, कोई भी टाइटल मिला है, अब वो टाइटल कैसा है, जैसे सर का टाइटल, लॉर्ड, वायसराय, ये टाइटल यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब हम अंग्रेजों के अंडर नहीं है। अब हम भारत, हमारा संप्रभुत्व है, भारत स्वतंत्र है, भारत आजाद है, तो किसी भी प्रकार का टाइटल अंग्रेजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी विदेशी गवर्नमेंट आपको कोई टाइटल देती है तो आपको पहले राष्ट्रपति का परमिशन लेना जरूरी है। एक बात आप इस आर्टिकल में याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी एजुकेशनल टाइटल मिलता है या आपको कोई मिलिट्री टाइटल मिलता है, वो टाइटल नहीं है, वो सम्मान है, वो मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण मिलता है तो वो अवार्ड है, वो टाइटल नहीं कहलाया जाएगा। तो यहां याद रखिएगा कि आर्टिकल 18 संपूर्ण रूप से अंग्रेजों के द्वारा दिए गए टाइटल्स को प्रतिबंधित करता है। बात करते हैं आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति, डांस, गाना या अपनी इच्छा को मैं पुस्तक से लिख रही हूं, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे आजादी है। मैं इस देश में प्रोटेस्ट कर सकती हूँ, मैं इस देश में असेंबल हो सकती हूँ बिना हथियार के, मैं इस देश में कहीं भी घूम सकती हूँ, मैं इस देश में किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी पेशा को अपना सकती हूँ, या मैं इस देश में कहीं भी अपना मकान खरीद के रह सकती हूँ। पर मुझे इसके साथ साथ इसके लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए कि मैं इस देश की नागरिक हूं, मैं अपने देश के खिलाफ कभी शब्द प्रयोग नहीं करूंगी। मुझे विरोध करना है, मैं सरकार का विरोध कर सकती हूं, पर मैं अपने देश का विरोध नहीं करूंगी। मेरी हरकत देशद्रोही वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आप सभी बच्चे सरकार का विरोध कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, पर आप कभी भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसी देश का नमक खाते हैं। कौन सा देश ऐसा है इस पूरे वर्ल्ड में जो पूर्ण रूप से पूर्ण है? कोई देश ऐसा नहीं है, कमियां सब में है। और हम दूसरे की कमियां निकालते हैं, उससे पहले हमें खुद को सही करना होता है। तो देश व देश के अन्य लोगों की या दूसरे देशों की हिरस को देखने से पहले ये अपने मन में सोचना कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया है, क्योंकि नमक तो मैंने भी इस देश का खाया है। आप हथियार लेके कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं तो वो आतंकवादी समूह कहलाया जाएगा। आप कहीं भी रह सकते हैं, परंतु आप किसी की प्रॉपर्टी कब्जा नहीं करेंगे। आप किसी भी जगह भारत में, पूरे भारत आपका है, आप घूम सकते हैं, परंतु जो सेंसिटिव क्षेत्र है वहां आपको परमिशन से ही एंट्री मिलेगी, आईएलपी वाला क्षेत्र। आप सभी बच्चे किसी भी पेशा को अपना सकते हैं, पर भाई इलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बिना इलिजिबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करूं। मतलब एक तरफ एक बच्चा
इंजीनियर है और वो डॉक्टरी ऑपरेशन कर रहा है भैया, 3 इडियट मूवी में वो इमरजेंसी कंडीशन था। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंजीनियर डॉक्टर बन जाए और सर्जरी ऑपरेट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बीए किए हुए हैं, आप आईएएस का पेपर दे सकते हैं, आप आईएएस क्लियर भी कर सकते हैं, आप डीएम एसडीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए जनरल नॉलेज होना जरूरी है, पर डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने मान लीजिए जब जुर्म किया है 2012 में और 2021 में सुनवाई होके जजमेंट आ रहा है तो 2021 में कानून बदल गया और ज्यादा है तो वो कानून नहीं, व्यक्ति ने जिस समय जो जुर्म किया है उसी समय का कानून लागू होगा। एक जुर्म करने की 2-3 सजाएं नहीं मिलेंगी और कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति को ये नहीं कह सकता है तुम प्रूफ लाके दो ये जुर्म तुमने ही किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 बेहद इंपॉर्टेंट है, वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरी, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी और भी बहुत कुछ। जैसे जल ही जीवन है, राइट टू वाटर, निद्रा का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार है। मृत्यु का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। कहोगे मैडम आप तो आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार बता रही हो तो मृत्यु का अधिकार कैसे हुआ, है ना। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूथनेशिया अगर मेडिकल टीम अलाउ करती है तो हमारे यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। हदिया केस 2021, आप अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं, आप अब्रॉड में ट्रेवल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि बस मैं अपनी जिंदगी काटूं, नहीं, जिंदगी सम्मान पूर्वक होनी चाहिए क्योंकि वही एक्चुअल में मीनिंगफुल लाइफ होती है। आपके पास पूरा अधिकार है जीविकापार्जन कमाने का, आपका देश आपको उतना संसाधन दे जिससे आप रोजगार कर सके, 2 वक्त की रोटी अपनी निकाल सके, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो खूब तरक्की करो। आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 2021 हदिया केस, व्यक्ति कोई भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, आपको प्राइवेसी का अधिकार है 2017 में, इसीलिए तो आधार कार्ड अब मैंडेटरी नहीं है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राइट्स और हैं जो 2016, 2017, 2018 में भी जुड़े, जैसे किन्नरों को भी जॉब का अधिकार है, पहले नहीं होता था पर अब किन्नर को जॉब का अधिकार है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। कहोगे मैडम जी स्वच्छ पर्यावरण तो हमें दिख नहीं रहा है है ना, पर इसके लिए एनजीटी बनाई गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया कि स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स है जो पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाइयां की जाए। ओके, तो ये सब चीजें भी की गई। आर्टिकल 21A की बात करें तो आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा के अधिकार की बात करें तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है,
अब 6 से 14 साल के बच्चे शिक्षा का अधिकार रखते हैं। कौन सी शिक्षा? मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। अब इसके लिए भी कानून बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसे इंप्लीमेंट किया गया 2010 में। तो ये सारी चीजें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। ओके। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तब क्या संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 20 में जुर्म व अपराध पे संरक्षण था, आर्टिकल 22 में गिरफ्तार होने पे संरक्षण है। अब गिरफ्तार होने में क्या संरक्षण है कि भाई आप किसी, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, अदरवाइज हैबियस कॉर्पस की रिट जारी हो जाएगी, या फिर अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। रात्रि के समय महिलाओं को व बच्चों को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते हो, रात्रि के समय महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 22 में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है? तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है? जबरदस्ती कार्य कराना। मतलब अगर कोई व्यक्ति फिजिकली मेंटली फिट है, व्यक्ति की इच्छा नहीं है काम करने की, उसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो बंधुआ मजदूरी में आएगा, चाहे भले ही आप उसे पैसे दें या उसे पैसे ना दें। पर हाँ, अगर आपने एडवांस पेमेंट ली है तो आपको काम करना होगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको काम करना होगा। वह मानव तस्करी पर भी रोक है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, किडनैप करके दूसरे देशों में बेचना, उन सब पर प्रतिबंधन है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33 कहता है जितनी भी वर्दी वाली जॉब्स हैं, जैसे आप में से बहुत से बच्चे पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीबीआई, आईबी, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधुआ मजदूरी का कानून नहीं लगता है। अब इनके ऊपर बंधुआ मजदूरी का कानून नहीं लगता है, और इसके साथ साथ इनका काम होता है 24/7/365 डेज। मतलब आपने एक मूवी देखी होगी, हॉलीडे मूवी देखी होगी, कि एक ऑफिसर छुट्टी के समय भी अपने कार्य, अपने मिशन में लगा रहता है। ऑफिसर के लिए, वर्दी वाली जॉब वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिस इज व्हाट एन ऑफिसर एक्ट लाइक। ओके, सो आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 कहता है बाल मजदूरी पर प्रतिबंधन। मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का मजदूरी का कार्य ना कराया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मजदूरी के कार्य का मतलब है कि जैसे खतरनाक फैक्ट्रियों में कार्य करना, तो उस पर विशेष रूप से प्रतिबंधन है। तो हमारा संविधान कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को खतरनाक फैक्ट्री, जानलेवा फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कराया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या बच्चे घरों पे काम कर सकते हैं? क्या ढाबों में काम कर सकते हैं? क्या खेतों में काम कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं लिखा है, पर उसके लिए कानून संसद ने बनाया है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बना, सुना होगा आप लोगों ने, बाल मजदूरी अधिनियम 1986, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चा ढाबों में, खेतों में व घरों पे भी वर्कर का काम ना करे, परंतु अगर वो अपने माँ बाप का, जैसे किसी की दुकान है या घर का छोटा मोटा काम है, माँ बाप की हेल्प करनी है तो बिल्कुल बच्चा हेल्प करा सकता है, परंतु उसे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद करना होगा। मतलब 6 से 14 साल का बच्चा, खेतों में पिताजी ने कोई काम कह दिया कि ये करना है, या दुकान पे बैठना है, या घर का छोटा मोटा काम करना है, तो वो बच्चा काम कर सकता है, परंतु उसके लिए क्या जरूरी है?
स्कूली शिक्षा पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है, आपके मन में आ रहा होगा कि जो बच्चे डांसिंग, पेंटिंग, व छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा मूवीज में या फिर सॉन्ग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप ये भी कहते होंगे कि मैम वो बच्चे भी तो मजदूरी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वो मजदूरी में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है, और जो भी काम आपका पर्सनैलिटी डेवलप करेगा वो कभी भी मजदूरी के अंदर नहीं आएगा। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा देश भारत खूबसूरत विविधताओं का देश और पूर्ण रूप से सेकुलर है। अब सबसे पहला आर्टिकल 25 कहता है हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की, प्रचार की, प्रसार की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। आप हिंदू हैं, आप तिलक लगा सकते हैं, माला पहन सकते हैं, आप मुस्लिम हैं, हिजाब प्रयोग कर सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, जीसस लॉकेट यूज कर सकते हैं, ये सब प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने ग्रंथ पुस्तकों को बांट सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है आप धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। केशवानंद भारती का केस इसी से रिलेटेड था। मतलब आप अपना ट्रस्ट धार्मिक ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं, किताबें या धर्म का कोई पूजा पाठ का सामान है, और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। वह धार्मिक संस्थान भी ओपन किए जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। आर्टिकल 29-30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्यूट आर्टिकल है। वो इसीलिए है क्योंकि ये आर्टिकल हमारे देश के माइनॉरिटीज के बारे में भी बात करता है। मतलब हम कहते हैं इंडिया में 80% हिंदू हैं, 16 से 18% आज मुस्लिम है, बाकी जो बच गए वो बुद्ध, जैन, सिख, पारसी, जुडिस्ट और क्रिश्चियंस हैं। तो इसका मतलब क्या हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है क्या वो सुरक्षित है? तो पहली चीज तो ये है कि हमारे देश में भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक और धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक को मान्यता दी जाती है। अगर उनकी टोटल पॉपुलेशन भारत की जनसंख्या के 50% से कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30, जो इस बात की गारंटी लेते हैं अल्पसंख्यकों के संरक्षण की। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों का संरक्षण होना जरूरी है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण होना जरूरी है, मतलब उनके प्रोटेक्शन कैसे रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज है। और अल्पसंख्यकों के आर्टिकल 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान भी है। अब शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत क्या है? कुछ ऐसे संस्थान है जिनको केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, कुछ संस्थान ऐसे जिनको अनुदान नहीं मिलता है। अब जिनको अनुदान मिलता है जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, तो ये सारे क्या है? माइनॉरिटीज के अनुदानित मतलब फंडेड इंस्टीट्यूशन है। इनका सिलेबस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है। ओके। और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह बिल्कुल भी फंडिंग वगैरह नहीं होती है, तो उसके अंदर आते हैं क्या? दैट इज मदरसा, आश्रम्स। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 32 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार। भाई नाम से ही पता चल रहा है, अगर ऊपर के जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 उसकी रक्षा करेगा। और आर्टिकल 32 कहता है
कि ऊपर जितने भी फंडामेंटल राइट है, अगर हनन होता है तो व्यक्ति के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में अपील करने के आर्टिकल 226 के अंतर्गत। और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल 32 को कहा है संविधान की दिल व आत्मा, क्योंकि यही तो एक्चुअल में आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। यही तो बता रहा है कि आपके अधिकार सिर्फ वो नहीं है जो किताबों में लिखे हुए हैं, आपके अधिकार वो हैं जो आपको एक्चुअल में दिए गए हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं याचिकाओं की, तो 5 प्रकार की याचिकाएं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। मतलब अगर कोई भी पुलिस वाला मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है किसी भी रीजन से, या कोई भी रीजन नहीं है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसे बताना चाहिए कि क्या कारण है। और अगर उसने नहीं बताया है तो डिफेंस लॉयर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिस्पेक्टिवली याचिका दायर कर सकता है। तब उस पुलिस वाले से कोर्ट पूछेगा कि किस आधार पे आपने व्यक्ति को अरेस्ट किया है, और अगर कोई भी लीगल आधार नहीं है तो इसी वक्त आप व्यक्ति को स्वतंत्र करिए। तो इसका मतलब ये याचिका ये एंश्योरिटी करती है कि व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरी याचिका है मेंडामस परमादेश, जो ये कहती है अगर कोई भी ऑफिशियल सरकारी अधिकारी अपने ऑफिशियल समय पे काम नहीं कर रहा है तो परमादेश की याचिका के अंतर्गत कोर्ट उस अधिकारी से पूछता है आप अपने ऑफिशियल समय पे क्यों नहीं काम कर रहे हो, हमें लिखित में दीजिए। तीसरी याचिका है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन का मतलब है निषेधाज्ञा। ये याचिका कोर्ट को देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को याचिका देता है ये जो केस आप देख रहे हो ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, ये केस आप हमें ट्रांसफर करिए। चौथी याचिका आती है सर्शररी की। इसके अंतर्गत ये भी कोर्ट को ही याचिका देता है कि भाई ये केस आपके अंतर्गत नहीं आता, आपके अधिकार क्षेत्र नहीं आता है, या फिर आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इस केस को देखिए। तो अगर इस तरीके का कुछ भी केस में जुरिस्डिक्शन ज्यादा है या जुरिस्डिक्शन कम है तो सुप्रीम कोर्ट सर्शररी हाई कोर्ट को ट्रांसफर करता है, और जब सर्शररी आती है तो उस समय पे हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है वो रद्द हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, तो सुप्रीम कोर्ट सर्शररी हाई कोर्ट को देगा कि, और हाई कोर्ट का जो निर्णय वो रद्द हो जाएगा और केस ट्रांसफर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। और लास्ट याचिका है क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी गैर कानूनी तरीके से या फ्रॉड तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, जैसे पेपर कोई और दे रहा है, नकली सर्टिफिकेट है, या करप्शन के थ्रू जॉब ले रहा है, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ने सरकारी पद को ग्रहण किया है तो उस कंडीशन में अधिकार परीक्षा की जो याचिका है ये दायर की जाती है। और इस याचिका के अंतर्गत कोर्ट उस सरकारी अधिकारी से पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड द पोस्ट, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, हमें लिखित में दीजिए। तो ये याचिकाएं हैं। इस तरीके से आपको पता चल गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ मगना कार्टा जो हम शब्द बोलते हैं, इतना सुंदर शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्टिकल्स हमें याद ही नहीं करने हैं, ये हमारे देश को हमारे खुद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आर्टिकल्स ये मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों में लिखने के लिए नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आर्टिकल 32 लेता है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और रेगुलर आप इस टाइम पे जरूर आया करिए। सेशन को आप अपने दोस्तों को भाइयों बंधुओं को भी शेयर करिए जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो जुड़ सके, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूं कि 25 जुलाई से खाकी 2.0
खाकी 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है, खाकी 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और खाकी 2.0 जो है बच्चे, ये आपका बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है। तो जो बच्चे कांस्टेबल या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस खाकी 2.0 से कनेक्ट हो सकते हैं। और प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा फीडबैक देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।